मैंने आपसे जो ये सवाल पूछे थे ना, एक वजह के तहत पूछे थे। पहले तो आप जान ले, जो यहाँ पर मीठी बातें सुनने के लिए आया है ना, वो बिल्कुल गलत जगह पे आया है। यहाँ पर हार्ड हिटिंग ट्रुथ्स आपको बोले जाएंगे, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने कल वाले सेशन में भी बोला, जो कल वाले सेशन में थे, मैं आज भी बोल रहा हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, जो कि आपको कोई इंसान बोल सकता है या आपको हालात के थ्रू पता चल सकता है, दैट इज और दैट आर अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स। जितने हार्ड हिटिंग ट्रुथ्स होंगे ना, उतना बेहतर है इंसान के लिए। मैंने ये सवाल एक वजह से पूछे थे। ऑब्वियसली आई वांट टू नो माय ऑडियंस, ताकि मुझे पता चले मुझे किस लिहाज से बात करनी है, किस तरह से करनी है। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि मैं आपको खुद दिखा सकूं आपकी एग्जाम्पल्स के थ्रू कि एक टके का बंदा अभी हमारे पास तैयार नहीं है जो दुनिया के मामला संभाल सकता है। कैसे? कि एक बंदे के पास प्रॉपर डेफिनेशंस और प्रॉपर एग्जाम्पल्स नहीं थी जो कि वो प्रेजेंट कर सकता है। सबने कोशिश की, गुड, फाइन, बट इस कोशिश से कोई अचार नहीं निकलने वाला है। ये प्रॉब्लम है हम मुस्लिम्स की। दिस इज व्हाट आई हैव बीन टेलिंग। ये मेरा दिल काटता है। दिस इज व्हाट मेक्स मी क्राई, दिस इज व्हाट मेक्स मी शाउट, कि ये बीमारी लग चुकी है मुसलमानों को। इसीलिए स्टेम एंड सीरा का विजन जब हम डिसाइड कर रहे थे ना, मैंने अपने जो मेरे साथी है, मैंने उनको बोला था कि यार सिंपल लाइन रखो कि नॉलेज सेट्स और लीडरशिप्स में, इन दोनों नॉलेज सेट्स और लीडरशिप्स को कंबाइन करके प्रेजेंट करना है। बस ये करना है, क्योंकि ये दोनों ही हम खो चुके हैं। इल्म ना हम कभी पढ़ने की कोशिश करते, ना खोज करने की कोशिश करते, ना ही उसका फिर तबसरा या एनालिसिस करने की हम कभी कोशिश करते। थोड़े जरा फिर दूसरों को पढ़ाना, सिखाना, दुनिया के मामला चलाना, मुसलमान और मोमिन का टैग लेना, उमर बिन खत्ताब और अबू बकर सिद्दीक या उस्मान या अली रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन, उनकी खिलाफत डिस्कस करना और उनकी बातें करना, छोड़े ये सारी चीजें। पहले देखे अपनी हालत क्या हमारी। एक टके का बंदा नहीं जो कि प्रॉपर परफेक्ट वे में डेफिनेशन सेट करके एग्जाम्पल्स दे दे कि दुनिया के मामला, मतलब यहाँ पर जितने भी लोग हैं, दुनिया छोड़े, यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स हैं, उनको क्लैरिटी मिल सकती थी। ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में तुक्के लगाए आपने, आईआर को ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स से जोड़ दिया आपने। इमोशनल इंटेलिजेंस में किसी ने सिर्फ अपने लिए बात की, मैं मुझे ये संभालना है, मुझे ये करना है। किसी ने बोला कि दूसरों को संभालना है। और राइट, कोशिश कर रहे थे सब आने की, लेकिन एग्जाम्पल परफेक्ट डेफिनेशन नहीं दे सके। लीडरशिप में तो चिकनी चुबड़ी बातें, बेसिक बातें की आपने। और नाम हम लेते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रियली यू थिंक दिस गोइंग टू वर्क? यू थिंक अल्लाह ताला ऐसे नाअहल लोगों को काम के लिए लेता है? रियली यू थिंक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे ही नाअहल लोग थे? Have we even read the standards of Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, उस्मान बिन अफ़ान, अलकौका इब्न तमीमी? जब पर्शिया फतह हो रहा था ना, तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने रीइंफोर्समेंट्स मांगी, अबू बकर को लेटर भेजी कि कमजोर पड़ रहे, रीइंफोर्समेंट्स भेज दे थोड़ी सी। अबू बकर के पास जब लेटर आई, तो रीइंफोर्समेंट्स नहीं भेजी, एक बंदे को भेजा, सिर्फ एक बंदे को, अलकौका इब्न तमीमी। साहबा ने बोला क्या कर रहे हैं या अमीरुल मोमिनीन? चलिए उस वक्त तो नहीं बोलते अमीरुल मोमिनीन, बहरहाल बोले क्या कर रहे हो आप, रीइंफोर्समेंट्स मांग रहे हैं, वो कमजोर पड़ रहे, आर्मी भेजे ना, आपके एक बंदे को भेज रहे हो। बोला कि जिस यूनिट के साथ अलकाका इब्न तमीमी होता है ना, वो कभी नहीं हारती। दीज द स्टैंडर्ड जिसपे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रेन किया, लेकिन हमें कभी वो बताए नहीं गए। छोड़े बताना, हमने कभी खुद पढ़े भी नहीं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर, ये बीमारी है हमें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी मोमिनीन के तीन सब्जेक्ट्स होते हैं, एक पॉलिटिकल साइंस, एक लिंग्विस्टिक्स और एक मेडिसिन बायोलॉजी। तीनों में टके का इल्म नहीं हमारे पास। अगर है तो डिफाइन नहीं कर पाते, डिफाइन कर पाते तो एग्जाम्पल नहीं दिखा पाते, एग्जाम्पल दिखा पाते तो खुद में प्रैक्टिस नहीं कर पाते, खुद में प्रैक्टिस कर ले दूसरों के साथ प्रैक्टिस उनको नहीं सिखा पाते। ये मुसीबत है ना हम में, ये प्रॉब्लम नहीं है हम में, आपको नहीं लगता है? इल्म न, इमोशनल इंटेलिजेंस इल्म नफ्स का पार्ट है, और इल्म नफ्स को अल्लाह ताला ने भर भर के कुरान में कहा है, अहदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा भी इसी के बारे में है। अगर हम एक एंगल से देखने की कोशिश करें सिर्फ, अपने मन में पा जा, डूब के पा जा सुराख की जिंदगी, तो मेरा ना बन सका अपना तो बन। मतलब हमने तो अपने आप को भी नहीं पहचाना है। ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स मुस्लिम के बिल्कुल राइट हैंड में होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कहां पर कौन सी चेस गेम चल रही है, उसको पता होना चाहिए कौन से लोग शॉट्स प्ले कर रहे हैं, उसको पता होना चाहिए इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरह से पुश करते हैं वॉर्स को, वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह से फॉर्म होता है, किस तरह से किसी वर्ल्ड ऑर्डर को डिफॉर्म करके दूसरा लाया जा सकता है, कौन पॉन्स होते हैं, कौन नाइट्स होते हैं, कौन बिशप्स होते हैं, कौन वहां पर किसके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जा रहा है, किस तरह से किया जा रहा है, पता होना चाहिए था ना।
ये तो फर्ज है मुस्लिम पे, ये कोई फैशन तो नहीं है हमारा। गैर मुस्लिम बंदे फलस्तीन पे आके डिबेट शोज में ज्यादा बेहतरीन बातें कर पाते हैं, ज्यादा फैक्ट्स बता पा रहे हैं एज कंपेयर टू मुस्लिम्स जो सिर्फ जज्बाती बातें करते हैं वहां पर मोस्टली। नॉर्मन फिंकलस्टीन पियर्स मॉर्गन्स के शो में आके ऐसे ऐसे हार्ड हिटिंग फैक्ट्स बोलता है, या वो जो दूसरा है सेयर्स, वो इतने जबरदस्त फैक्ट्स बोलते हैं कि मुस्लिम्स वहां पर एग्जिस्ट भी नहीं करते। मैं हैरान होता हूँ, मुसलमान होके हमें पता ही नहीं है और हम कह रहे हैं कि वी केयर। ऐसी केयर का कोई अचार नहीं बनता है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू आर हियर फॉर अ वेरी ग्रेट रीजन, और वो रीजन है एक हाथ में नॉलेज सेट ले ले, तैयार हो जाए एक तरीके से, दूसरी तरफ से लीडरशिप ले ले, ताकि दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उसके लिए आप तैयारी करो उनको सॉल्व करने की। अल्लाह ताला की दीन की वो खिदमत करो आप जो सहाबा के वक्त में सहाबा करते थे, क्योंकि ये दौर ही वैसा ही अभी। एक छोटी सी चीज अगर इंसान अभी यहां पर कर लेता है ना, उसके वो दर्जात होंगे जो सहाबा को मिलते थे बड़ी बड़ी सेक्रीफाइसेस देके। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े स्कॉलर्स को आपको पता चलेगा कि कौन सा दौर चल रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंटली समझ आए पहले ही सेशन में, हार्ड हिटिंग ट्रूथ, यहाँ पर एक बंदा भी हमारे पास अभी टके का कॉम्पिटेंट नहीं है जो रिप्रेजेंट कर सके मामला को, जो सॉल्व कर सके, जो डिफाइन कर सके, या जो एग्जाम्पल के साथ लीड कर सके। नो दिस थिंग, सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट। बेसिक से ऑब्वियसली मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा डेफिनेशन से, बट मैं आज ज्यादा इसमें डीप नहीं जाना चाहता हूँ। लेट मी डायरेक्टली शेयर माई आउटलाइन विद यू, ताकि आप लोगों को एक पेज में ला सकूं। और वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हियर की परेशानी नहीं लीजिएगा। किसी का बैकग्राउंड साइंस रहा है, किसी का आर्ट्स रहा है, किसी का कॉमर्स रहा है, किसी ने कभी कोई किताब खोली नहीं है, कभी किताबें पढ़ी नहीं है, तो किसी चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है। मेरा काम है, मेरा फर्ज है, एक एक बंदे को, छोटा हो बड़ा हो, मर्द हो औरत हो, उसको बेसिक से सिखाना, उसके डाउट्स क्लियर करना, उसको मास्टर करवाना इन सारी चीजों में। इंशाल्लाह आपको उस चीज की परेशानी लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो मेरा काम है। ऑलराइट, सो लेट मी शेयर माई आउटलाइन विद यू। इससे पहले कि मैं आउटलाइन शेयर कर दूं, एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर कर दे आप में से कोई एक कर दे। अच्छा, इससे पहले मैं क्वेश्चन पूछ लूं। अबू फातिह, यू वर ट्राइंग टू से समथिंग, मैंने आपको बीच में टोक दिया था। जी महत। यहाँ कुछ पॉइंट्स ऐड करने थे मैंने रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस। सबसे पहले तो एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट है जो ऐड करना है, और ये पॉइंट, ये जो इस कोर्स में सारे लोग हैं वो उस तरह गौर से सुनिएगा। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? यप। मेरी आवाज़ मुझे बाउंस बैक कर रही है। हेलो, ओके। सो ये बात ज़रा सब सीरियस लीजिएगा। 42 लोग हैं इस टाइम मीटिंग में, 42 लोग मेरी बात सुन रहे हैं। सुनन दारिमी में रिवायत है मुआविया इब्न कुर्रा राहिमहुल्लाह की। he was a tabi, and he said, the one who don't writes his knowledge is not considered as knowledge. तो आप में से जो जो भी ये कोर्स ले रहे हैं, काइंडली ग्रैब अ डायरी, पेपर पेंसिल विद यू एंड राइट वट एवर यू लर्न। कॉज अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे, आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको सुनने में तो बड़ी मज़े की लगेंगी, लेकिन जब तक आप उसे रीड नहीं करेंगे कोर्स के बाद, क्लास के बाद उसे कॉम्प्रिहेंड नहीं करेंगे, तो वो आपको उस तरह फ़ायदा नहीं बख्शेगी जिस तरह उस चीज़ का फ़ायदा बख्शने का हक है। दैट इज़ सीरा। सीरा के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को बताया कि किस तरह लोगों की इमोशंस को मैनेज करना है, किस तरह से लोगों को रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह दूसरों के मैनर्स को समझना है, उसके अंदर इस्लामिक वैल्यूज़ किस तरह से लानी है, और लाइक जिस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस सीरा के अंदर रिप्रेजेंट हुई है, आई डोंट थिंक सो किसी और चीज़ के अंदर हुई है। उसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक, कि एक बंदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा कि रमज़ान के दिन थे, तो उसने कहा कि क्या मैं रोज़े की हालत में अपनी बीवी का बोसा ले सकता हूँ? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यस तुम ले सकते हो। और एक और बंदा आके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछता कि क्या मैं अपनी बीवी का बोसा ले सकता हूँ रोज़े की हालत में? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। देन सहाबा को काफ़ी ताज्जुब हुआ कि एक बंदे को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलाउ कर दिया, एक को नहीं अलाउ किया। देन दे आस्क्ड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपने ऐसा क्यों किया? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो पहला बंदा था वो कंट्रोल कर सकता था अपने डिज़ायर्स को, अगला बंदा नहीं कर सकता था। वेयर इट कम्स फ्रॉम, इमोशनल इंटेलिजेंस।
उसके बाद सोशल स्किल्स, मोटिवेशन, लाइक इन सारों के अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल्स बड़ी पड़ी हैं। आई थिंक सो, लाइक आप लोगों ने वो वाकया पढ़ा होगा जिसके अंदर लाइक अबू उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की चिड़िया मर गई थी, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आके कहते थे, ओ अबू उमैर, व्हाट हैपेंड टू योर लिटिल बर्ड? लाइक जाके कोई ऐसी बात नहीं, हो तुम्हारा तो जी परिंदा मर गया, ये वो जाके पूछ रहे हैं, उन्हें पैम्पर कर रहे हैं जाके। उसके बाद ताइफ के लोगों ने जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया, उसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, ओ अल्लाह गाइड माय पीपल फॉर दे डू नॉट, अल्लाह ताला इन बंदों को रास्ता दिखा, इन लोगों को नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। लाइक जितनी भी चीजें हैं ये इमोशनल इंटेलिजेंस से आती है, और सीरा इज द ग्रेटेस्ट बुक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। सो नंबर वन नोट्स में है, नंबर टू सीरा को अपना सेंटर ऑफ व्यू पॉइंट रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। Okay, Jazakallah khairan, Mahad. You guys should know that he's a 16-year-old kid. I won't call him kid, but अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है. But I think we have got good audience. Is my screen visible? कोई unmute करके बोले. Yes sir, visible. Yes, sir. All right. So without taking your much time, क्योंकि I just want to keep it very crisp. मेरा काम है, पहले तो मेरा नाम है गाबित नबी, और मैं यहाँ पर आपके साथ सिर्फ इसलिए जुड़ा हूँ ताकि मुसलमानों को 3 मामलात में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट करवा के दिखाऊं इंशाल्लाह रहमान, अगर वो कॉपरेट करते और अपनी मेहनत और सिंसियरिटी दिखाते। एक इल्म नफ्स के बारे में, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू काफ़ी ज़्यादा, चाहे मॉडर्न साइंस हो, चाहे इस्लामिक इनसाइट्स हो, चाहे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, चाहे कुरान हो, खासकर कुरान और सीरा के थ्रू बहुत रिगरसली आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ, एंड नॉट जस्ट इन थ्योरी बट इन प्रैक्टिस एज वेल। आपके साथ ऐसे ऐसे असेसमेंट्स, ऐसे ऐसे आपको टास्क दिए जाएंगे जहां पर हम लिटरली आप कैलकुलेट कर सकते हो आपकी ईक्यू लेवल्स को, कि पिछले सेशन से या पिछले महीने से इस लेवल्स कहाँ पर है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, माइक जरा म्यूट कर दें। आई जस्ट डोंट फील दिस सेइंग अगेन अगेन, यू गाइस आर एडल्ट्स, तो बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। ये बाय चांस अगर आप लोगों ने ऐसे बिहेवियर दिखाया ना, मतलब दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर जहाँ पर आप इतना केयरलेसनेस दिखाते हो, तो शायद मैं बहुत कम लोगों को अनम्यूट करने दूं आगे जाके सेशन में। तो मेहरबानी करके डिस्टर्ब ना करें क्लास में, अपने माइक्स म्यूट करें। ये खुद अनम्यूट नहीं होते, दबाना पड़ता है, इसको क्लिक करना पड़ता है। बहरहाल, व्हाट आई वाज सेइंग इज कि इस तरह से आपको इमोशनल इंटेलिजेंस, जो हमारा पहला स्फीयर है, उसमें ट्रेन करना है आपको, कि आप प्रैक्टिकली इंशाल्लाह और हम 1 साल के बाद खुद को एनालाइज कर सके, बीच में भी खुद को एनालाइज कर सके, देख सके कि आज आप कहाँ थे और आज के बाद 5 महीने 6 महीने आप कहाँ पर होंगे। इंशाल्लाह और हम यू शुड लुक बैक, यू शुड बी एबल टू लुक बैक एंड नो कि आप कहाँ पर एग्जिस्ट करते हो। दूसरी चीज जिसमें इंशाल्लाह रहमान आपको ट्रेन करने वाले हैं, दैट इज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। एक मुसलमान हो और उसको दुनिया की पॉलिटिक्स के बारे में पता ना हो, दुनिया के ऑर्डर्स के बारे में पता ना हो, दुनिया के मामलात के बारे में पता ना हो, दुनिया की जियोग्राफी पता ना हो, मैं लिटरली उसको, शायद मुसलमान तो थ्योरेटिकली होगा लेकिन प्रैक्टिकली वो मुसलमान नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको जब मैं अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की इसमें सीरत पढ़ाऊंगा ना, और वहां से एग्जांपल्स लूंगा उनके वक्त पे उन्होंने किस तरह से जियो पॉलिटिक्स सीखी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और किस तरह जब एक एक साथी को भेजते, चाहे शाम के, मैं जब 5 ग्रुप्स को अलग अलग भेजा था और फिर लास्ट में उनको एक तरह एक ही साइड से इंटीग्रेट किया था और एक स्पेसिफिक रास्ता चूज किया था उसके लिए, तब आपको पता चलेगा मुसलमान किस लेवल के स्टैंडर्ड पे होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को किस लेवल पे ट्रेन किया था, किस तरह उनको दुनिया का डिजाइन, दुनिया का नक्शा जो ना वो इस तरह याद था जैसे अपने माँ बाप के चेहरे याद होते। तो यू शुड नो दिस, यू शुड नो कि सहाबा की लेवल क्या थी और किस तरह एक मुसलमान की लेवल उस तरह से डिफाइन होती है। तीसरी चीज जिसपे इसमें डिस्कशन होने वाली है, दैट्स ऑब्वियसली लीडरशिप मॉडल्स। लीडरशिप मॉडल्स में कुछ मैंने चूज किए जो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, जिसमें आपको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खासकर, और कुछ थ्योरीज है, कुछ शख्सियतें रही है इन द हिस्ट्री जहां पर उन्होंने कुछ प्रैक्टिस करके दिखाया है, जिसके थ्रू कुछ मॉडल्स डिजाइन कर दिए गए हैं और लीडरशिप को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। बट nonetheless, they guys have not been able to reach even 1/4 of what Prophet sallallahu alaihi wasallam was in theory only। अभी मैं सिर्फ थ्योरी की बात कर रहा हूँ, और मैं कोई आसमानी बातें नहीं कर रहा हूँ। मेरा सब्जेक्ट ही 3-4 साल अल्हम्दुलिल्लाह लिटरेचर रहा है, तो आई नो कि मैं जब कोई इस बात को कह रहा हूँ तो ये बड़े रिसर्च के साथ, बड़ी किताबों को उनका तबसरा करने के बाद, बड़ी पर्सनैलिटीज को, सिविलाइजेशन को पढ़ने के बाद मैं आपको कह रहा हूँ कि दे could not reach even 10% of what Prophet peace be upon him was।
राइट, इन थ्योरी ओनली। बाद में हम फिर एग्जांपल्स की देख लेंगे। एनीवेज, मेंटोरशिप प्रोग्राम में जो हम पहला पोर्शन हम लेंगे दैट इज अबाउट द इमोशनल इंटेलिजेंस। मेरे साथ कोई अनम्यूट हो जाए ताकि मैं उसके साथ कन्वर्सेशन ले सकूं, दिस बिकम्स एंगेजिंग और साथ साथ में Yes, sir. वर्टिकल लर्निंग हो जाए। जी, नाम बता दें मुझे एक दो लोग जो अनम्यूट हो रहे हैं। आपकी जाहिद सर। माइक्स म्यूट कर दे, एक मिनट सारे। मिसबा। ओके, मिसबा आप म्यूट करें, और दाइस आप म्यूट कर दे फिर से, क्योंकि आपकी माइक से शोर आ रहा है। वजिया आप भी कर दे। Okay, sir. ओके, ठीक हो गया। सो यू गाइस स्टे विद मी सो दैट एक फ्रूटफुल जी। डिस्कशन हो जाए। Okay, so Misbah, Wajia, and Ais, you guys should know कि emotional intelligence नफ्स का पार्ट है, जहाँ पर अल्लाह ताला सूरह अनफाल में 53 में बताते हैं हमें। इनफैक्ट पूरा का पूरा कुरान हमें प्रवोक करता रहता है कि इंसान जब तक अपने नफ्स के बारे में नहीं जान पाएगा ना, वो कभी फला नहीं पा सकता है। सूरह शम्स पढ़ी आपने? आप दोनों में से या आप तीनों में से किसी ने सूरह शम्स? Yes, sir. कितनी मर्तबा अल्लाह ताला कसम खाते हैं सूरह शम्स में? बताइए जरा मुझे कोई। एनीवन? 11 times. जी, 11 मर्तबा। किन चीजों की कसम खाते हैं? सूरज की, चांद की, आसमान की। ऑल राइट, और किसके लिए कसम खाते हैं? क्या बताते हैं कसम खाने के बाद 11 मर्तबा? कि अपने नफ्स को पाक करो। और क्या होगा उससे? अल्लाह ताला क्या कहते हैं उसके बाद? अपने नफ्स को पाक करने से क्या होता है? फिर कामयाबी मिलेगी। और फिर उसके बाद जो उसको नाकाम करता है, मिट्टी में मिलाता है, उसके बारे में अल्लाह ताला क्या कहते हैं? उसको अजाब दिया जाएगा। किस चीज का अजाब? दुनिया का कि आखिरत का? दोनों का। ठीक हो गया। चले, अल्लाह ताला पूरे कुरान में 14 मर्तबा लगभग, मैंने तो जहां तक मैंने पढ़ा है तो 14 मर्तबा मुझे मिला है ग्रैंड ऑब्जेक्ट्स की अल्लाह ताला कसम खाते हैं। किसके माइक से शोर आ रहा है वो म्यूट कर दे। 14 मर्तबा ग्रैंड ऑब्जेक्ट्स की अल्लाह ताला जो है ना वो कसम खाते हैं कुरान में। ऑलराइट, और क्या कहते हैं फिर? कि जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया उसको फलाह मिल गई, दुनिया की कामयाबी भी आखिरत की कामयाबी भी। ये याद रखिएगा। दुनिया में जिन लोगों से अल्लाह ताला ने अजीम काम लिया है ना, वो लोग थे, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। जैसे चलो अल्लाह ताला ने अजीम काम हो, उसके बाद डिस्कस करेंगे। जिसने कोई अजीम काम किया है, जिसने किसी फील्ड में, चाहे आर्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे लीडरशिप में हो, चाहे इन्फ्लुएंस में हो, जिस किसी ने भी बड़ा काम किया है ना, एक चीज आप कॉमन पाओगे, दैट दे हैड ग्रेट कंट्रोल ओवर देयर सेल्व्स। निकोला टेस्ला को जब पता चल गया था कि एक हार्मोन अगर बॉडी में कम हो जाता है, जिसकी वजह उसकी और उस कम होने की वजह से ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, उसने शादी करने से मना कर दिया था। बताऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाके, तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे उसको। निकोला टेस्ला, you should know, he, for me, he the greatest scientist who has ever lived on this planet, खासकर पिछले 200-300-400 साल से। माइक म्यूट कर दे, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है आपसे। सर So you नफ्स का सेंटर, नफ्स का सेंटर ब्रेन है। नहीं नहीं, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ आएगा। दिल रिफाइनरी है, ब्रेन के थ्रू क्या इसको बोलते हैं, चैलेंज क्रिएट होता है। ऑलराइट, और फिर इवेंचुअली पूरी बॉडी सपोर्ट करती है। ये पूरा का पूरा पूरी बॉडी है, अल्लाह ताला ने डिजायर्स यूज किए। बहरहाल वो बाद में आएंगे उसमें। माई होल पॉइंट इज कि जिस किसी ने भी कोई काम किया ना, वो नफ्स को कंट्रोल करके लिया है। और अल्लाह ताला 14 मरतबा, मैं कसम खाऊं ना यहाँ पर, मुझे पता है आप लोगों पे क्या असर पड़ने वाला है उस कसम का, क्योंकि आप मेरे साथ अभी जुड़े हो फॉर अ रीजन। आई नो मैं किस लेवल की इन्फ्लुएंस अभी आप पे रखता हूँ, चाहे कम या ज्यादा। आई नो दैट फैक्ट कि मेरी कसम खाने से क्या होगा। बट जब अल्लाह ताला खाते हैं ना एक चीज, एक बार कसम, फिर 2 बार, फिर 3 बार, उसकी ग्रेविटी समझे कि उसका मतलब क्या है। और नफ्स आप तब तक पाक नहीं कर सकते हो जब तक आप अपने बारे में जानो नहीं। इसीलिए सूरह अनफाल में है कि मैं तुम्हें निशानियां दिखाऊंगा आसमानों में और तुम्हारे अंदर, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि हकीकत क्या है। और पूरे कुरान में नफ्सुल लवामा, नफ्सुल मुतमइना, नफ्स अम्मारा, इन चीजों का जिक्र नहीं है हमारे पास। बट प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं, इसीलिए हम इतने नाकाम हैं। और इसीलिए पिछले 1300 साल से सिर्फ कैरेक्टर पे ही बातें हो रही है, क्योंकि 1300 साल से मुसलमानों का कैरेक्टर ठीक नहीं हो रहा है, मुसलमान अवाम का। ये मुसीबत पड़ चुकी है। बेसिक चीज है जो एक मुसलमान में होनी होनी चाहिए, और वो 1300 साल से ठीक नहीं हो रही है। ये मुसीबत पड़ी है।
इसीलिए हुसैन अलैहिस्सलाम उठ गए थे। बहरहाल उस पर कभी और जाएंगे, बट माय होल पॉइंट इज यहाँ पर 6 हार्मोन्स के बारे में काफी रिगरसली आपके साथ बात होगी। और वो 6 हार्मोन जो है ना, हालांकि बिग 5 कहा जाता है, बट मैंने जानबूझ के एक यहाँ पर ऐड किया है बिकॉज आई नो कि उसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में कितनी ज्यादा है, तो मैंने अपनी वजह से उसको ऐड किया फॉर माई ओन बिकॉज ऑफ माई ओन स्टडीज। डोपामीन को, सेरोटोनिन को, इसी तरह ऑक्सीटोसिन को, कॉर्टिसोल्स को, एंडोर्फिन्स को, एड्रेनलिन अभी छोड़ दिए छोटा सा है, गाबा और एसिटाइलकोलिन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, ये 6 के 6 हार्मोन्स अगर आपने कभी सुने भी नहीं है ना, तो मेरा काम है आपको सिखाना, मेरा काम है आपको समझाना, मेरा काम है आपको बताना ये क्या करते हैं, किस तरह से इन 6 हार्मोन्स को मास्टर करके आप अपने नफ्स को मास्टर कर सकते हो, डिसिप्लिन कर सकते हो, अपनी हाईएस्ट सेल्फ को की तरफ बढ़ सकते हो, अपने आप को ओरिएंट कर सकते हो, दूसरों को भी एक ढांचे में ला सकते हो, उनको डायरेक्ट कर सकते हो, ओवरऑल जो जिंदगी का मेकअप है वो ठीक कर सकते हो, और इवेंचुअली जो हमारा मकसद है वो है कि आखिरत हमारी सुधर जाए, इंशाल्लाह रहमान संवर जाए। सो दैट इज पॉइंट वन। Another point regarding this इमोशनल इंटेलिजेंस थिंग इज कि हम कुछ मॉडल्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जैसे सैलोवी और मेयर का मॉडल है। ऑलराइट, किसी ने पढ़ा है आप में से सैलोवी या मेयर का मॉडल? बताइए जरा कोई, एनीवन जिसने कभी सुना होगा मेयर का मॉडल, बहुत फेमस है। एनीवन, कोई भी अनम्यूट कर दे और बोले किसी ने सुना है, पढ़ा है कभी, नाम कम से कम तो सुना होगा ना। चले ठीक हो गया। तो मेयर का मॉडल मैं इंशाल्लाह आपको इसमें इंशाल्लाह सिखाई दूंगा, बिकॉज दिस इज सॉर्ट ऑफ अ मॉडल जो कि हमारी लाइफ में काफी ज्यादा फिट होता है करंटली देसिस्तान में। और क्यों होता है वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना तब आपको बताऊंगा। देसिस्तान में जो मॉडल फिट होता है वो गोलमैन से ज्यादा मेयर का मॉडल फिट होता है। और साथ साथ मैं गोलमैन का भी मॉडल आपको सिखाना ही सिखाना है, बिकॉज दिस वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉडल्स जो कि वेस्ट से अभी तक आया हमारे पास। और गोलमैन ने जो 2 किताबें लिखी है उसका भी इंशाल्लाह आपको तबसरा करवाने वाला हूँ मैं, उसमें आपको टेस्ट देने वाला हूँ। बट नॉनदलेस दिस वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉडल्स, बट अभी जाकर उतना फिट नहीं होता है हम पे, जो हमारी लेवल है अभी, जो हमारी जितनी कमजोर हमारी आईक्यू लेवल्स है ना, बिल्कुल भी फिट नहीं होते हम पे। तीसरा बोरॉन मॉडल है, जिसमें सोशल इंटेलिजेंस पे काफी ज्यादा जोर दिया गया है, रिलेशनशिप्स पे काफी ज्यादा जोर दिया गया है, और लीडरशिप पे काफी ज्यादा जोर दिया गया, तभी मैंने बोरॉन मॉडल आपके लिए चूज किया इसमें। एक और मॉडल है जिसको 6 सेकेंड्स मॉडल कहते हैं। इसमें इंटेंशनैलिटी है ना और इमोशनल रेस्पॉन्सेज जो है ना उसको काफी ज्यादा जो है ना, खासकर डिसीजन मेकिंग में और लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट में इसको काफी ज्यादा इस पे वर्क किया गया है। इसको हम पढ़ सकते हैं। मैंने जानबूझ के इस मॉडल को इसलिए लाया क्योंकि एक पोर्शन हमारा लीडरशिप मॉडल्स पे ही है, तो मैं चाहता था कि यहाँ से भी आप उन आइडियाज को लेते रहे, उनको रिलेट करते रहे। और तीसरा जो इमोशनल मॉडल है ना, वो आपके लिए टास्क होने वाला है। अगले 1 साल तक आपको इंशाल्लाह ट्रेन किया जाएगा, असेसमेंट्स दी जाएगी, बिहेवियर पैटर्न्स आपके दुरुस्त करवाने की कोशिश की जाएगी, आपके जो कॉग्निटिव लॉक्स लगे पड़े हैं ना, जिसकी वजह से बर्बादी डाल चुकी है, कि जहाँ पर बहुत सारे लोग आप में से ये भी कहते थे कि हम जानते हैं कोई चीज गुनाह है लेकिन हम छोड़ नहीं पाते हैं, हम छोड़ते हैं तो 10 दिन 20 दिन 30 दिन कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, नमाज कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते, प्रॉपर तरीके से गोल सेटिंग नहीं कर पाते। तो वो इंशाल्लाह इन कॉग्निटिव लॉक्स को तोड़ के आपको फिर एक असेसमेंट दिया जाएगा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से 1-2 किताबें जो आपको रिकमेंड की जाएगी उनसे अब आप इमोशनल मॉडल बनाएं अपना, कि आपको क्या लगता है व्हाट शुड बी द आइडियल इमोशनल मॉडल आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बट ये चीजें सारी तभी पॉसिबल है जब आपकी तरफ से कॉपरेशन होगी, जब आपकी तरफ से सिंसियरिटी आएगी। सो वजीहा, मिसबा, दाइस, इज दिस क्लियर? कोई डाउट है अभी तक? नहीं Yes, नहीं sir. Here. ओके, Yes, sir. परफेक्ट। अनदर पोर्शन जो इसी चीज का हम लेने वाले, दैट इज ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। मैंने अभी आपको बताया हम लोगों में से एक बंदा ऐसे टके का नहीं है, इस लेवल का नहीं है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को डिफाइन कर सके प्रॉपरली। ये मुसीबत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बनी इसराइल का हर नबी सियासत करता था, तुम भी करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर तुम पर फर्ज है, और इसमें कोई जो है ना तुम्हें छूट नहीं है। और अगर तुमने इसमें छूट, माइक जरा म्यूट कर दे आप, मैं बार बार बोलना सही नहीं रहता। यू गाइज आर एडल्ट्स राइट नाउ, सब लोग 13-14 साल से ऊपर है। शोर आ रहा है आपकी माइक से, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, ना करे ऐसा। ऑलराइट, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अमर बिल मारूफ वन नहीं अनिल मुनकर तुम पे करना फर्ज है, ये कोई नखरे नहीं हमारे। और फिर बोला कि अगर तुमने इसमें कोई छूट रखी तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को उसी तरह तब्दील करेगा जिस तरह बनी इसराइल के लोगों को किया था, क्योंकि उनने ये करना छोड़ दिया था। अभी अगर मैं आप लोगों को बोलूं ना
जो कि इस सेशन में आपका इस कोर्स में आपका असेसमेंट होने वाला है, बनी इसराइल की साइकोलॉजी, कि एक कौम जिनकी तरफ नबी भेजा गया, जिनकी तरफ मतलब अंबिया जिनकी तरफ भेजे गए, रसूल भेजे गए, ठीक है, वली अल्लाह ताला के उनके पास गए, खबर करने वाले और देने वाले उनके पास गए, तब भी ऐसी कौम, तब भी हमेशा से ही ऐसी रही। इनकी जब साइकोलॉजी आप पढ़ोगे ना, आपको समझ आएगा कि इस हदीस की इंपॉर्टेंस वहां पर क्या है। तब आपको समझ आएगा कि अल्लाह ताला किस तरह से कलेक्टिव पनिशमेंट देते हैं जब एक इतना बड़ा जर्रा जो है ना वो खराब हो जाता है एक कम्युनिटी में। आई थिंक मुझे आप लोगों को म्यूट ही करना पड़ेगा, तब जाकर ये चीज चलेगी, बिकॉज आप लोगों की तरफ से काफी डिस्टर्बेंस आ रही है, बिकॉज दिस इज नॉट हाउ क्लासेस वर्क। एक इंसान की वजह से सारे डिस्टर्ब नहीं हो सकते, और मेरा थॉट प्रोसेस बहुत डिस्टर्ब होता है, एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। मैं जिस तमहीद को बांधने की कोशिश कर रहा होता हूँ, अगर वो तमहीद नहीं बन पाती है ना, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर से रीफ्रेज करना पड़ता है मुझे। एक मिनट दीजिएगा। ओके, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस नो बता दे चैट में। यस सर। ओके ठीक है। सो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में मुझे दो चीजें आपके साथ काफी ज्यादा डिस्कस करनी है, इनफैक्ट तीन करनी है, बट पहले दो चीजें मेजर होने वाली है। पहली चीज जो होने वाली है ना, उसका नाम है वर्ल्ड ऑर्डर। अभी का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो दुनिया के मामलात है, डेमोक्रेसी है, थियोडेमोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी है, अनार्की है, डिक्टेटरशिप है, ये जो कुछ भी जहां पर चल रहा है, ये आया कहाँ से है, किसने स्टार्ट किया, किसको फायदा दे रहा है, किसको नुकसान पहुंचा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह से चलता है। दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स। और जब तक आप जियोग्राफी को नहीं समझेंगे ना, आपको पॉलिटिक्स समझ नहीं आ सकती, इसीलिए मैंने इसको जियो पॉलिटिक्स का टर्म, जियो पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट में इसको लाने की कोशिश की है, because without geography you cannot understand politics, not at all, not possible। दूसरी चीज जो मुझे इसी में आपको इंशाल्लाह पढ़ानी है ना, वो है जो मेजर जोन्स है ना दुनिया के, 10 मेजर जोन्स है दुनिया के, जिसमें रशिया, चाइना, यूएस, वेस्टर्न यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इंडो पाकिस्तान, मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान वाला साउथ एशिया का जोन जो है, कोरिया और जापान का जो मसला है, लैटिन अमेरिका जो मसला है, इन जोन्स के बारे में इस तरह से आपको तैयार करना है ना कि दुनिया में आपको कहीं पर भी उठाया जाए, कहीं पर भी आपको इनके बारे में बोलने के लिए कहा जाए, तो आप इस तरह से बोलने चाहिए कि जैसे कोई एक ऐसा बंदा बोल रहा है जो इसमें ऐसी एक्सपर्टीज रखता है कि सालों से उसने इसमें रिसर्च की हो, 30-40 साल जिंदगी उसने इसमें गुजारे हो, और ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे लोगों को क्लियर कर रहा है, और उनको बता रहा है, बुत उनके तोड़ रहा है, उनको दिखा रहा है कहाँ पर कौन सा मसला है, कौन सी प्रॉब्लम है, वो कहाँ से उभरी है, उसके सोल्यूशंस क्या होने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस कोर्स में। Alright, so that's why I told you I'm very excited for this course, because trust me, ये पिछले कुछ सालों से मेरा काम ही रहा है कि मैं बस इन्हीं चीज़ों के बारे में पढूं, सीखूं, असातिज़ा मुझे ऐसे मिले जो ये सारी चीज़ें बता दी, और अल्लाह ताला कुछ रहम करे मुझ पे। So that's why I'm really excited for this, क्योंकि इसमें वो चीज़ें होने वाली है जो मैं समझता हूँ कि एक मुसलमान के लिए बहुत मस्ट है। साथ साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं दुनिया भर में, उनको भी इसमें इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। बट तीसरा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन इसमें डिस्कस किया जाएगा, इनफैक्ट आपको एज असाइनमेंट दिया जाएगा, तीसरा पोर्शन, दैट इज कि दुनिया के आने वाले 50 सालों में, 100 सालों में, आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री कौन से मूव्स करने वाली है, क्यों करने वाली है, कौन से अलाइज बनने वाले हैं, कौन दुश्मन बनने वाला है, कौन सा नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, या फिर यूनिपोलर बन रहा है, बाइपोलर बन रहा है, मल्टीपोलर बन रहा है। तो ये आपको असेसमेंट दिया जाएगा, जहां पर आप फिर अपनी रिसर्च के बेस पे जो कुछ आपने हमसे सीखा होगा, या जो कुछ आपने छोटे मोटे असाइनमेंट्स के थ्रू सीखा होगा, या जो पीडीएफ हम आपके साथ शेयर करेंगे उनके थ्रू सीखा होगा, आप अपने ओपिनियंस फॉर्म करेंगे और आप बताएंगे कि क्या मसले आने वाले हैं। और सिर्फ इतना नहीं, बल्कि आपको इस तरह से भी ट्रेन किया जाएगा कि आप लोग ये भी बता सको कि हमें क्या करना चाहिए, एक आम मुसलमान को इसके रिगार्डिंग, एक मुस्लिम कंट्री को या गैर मुस्लिम कंट्री को इन चीजों के मुताबिक किस तरह से आगे जाके जाना, वो पॉलिसीज फॉर्म करनी चाहिए। तो मकसद क्या है? मकसद है यू शुड बी द पॉलिसी मेकर्स। इतना आपको इंशाल्लाह हम ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, बट ओनली डिपेंड्स अपॉन कि आप अपनी सिंसियरिटी कितनी दिखाते हो। एनीवेज, जैसे मैंने कुछ जोन्स का नाम यहाँ पर लिया था, करंट वर्ल्ड ऑर्डर को तो पढ़ना ही पढ़ना है, रशिया को कि यूक्रेन के साथ क्या मसला है, ये जो जार्स है ये यूक्रेन में है,
यहाँ से रशिया की शुरुआत हुई थी? क्या रशिया इनको आइडियोलॉजिकली फतह करना चाहता है, इस वजह से इन पे वॉर आई है, या मिनरल्स की वजह से इन पे वॉर आई है, या अपने आप को प्रोटेक्ट करने की वजह से वॉर आई है? तो ये चीज भी इंशाल्लाह आपको सारी सिखा देंगे। चाइना की जो ग्रोथ है इकोनॉमी के हिसाब से, अब मिलिट्री के हिसाब से भी, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो दुनिया में अभी वो चला रहे, क्या मसला है और किस तरह से दिस विल शेप द ग्लोब, वो भी पढ़ाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स अभी कहाँ से आया है, किस तरह से ग्रो हुआ है, कहाँ पर इसकी इन्फ्लुएंस है, नेटो में ये किस तरह से अपने आप को एस्टेब्लिश करता है, यूएन में इसकी क्या फॉर्मुलेशंस है, इसने अभी तक कितने परेशानियां, मुसीबत और तशद्दुद डाया, क्यों डाया है, इसकी इकोनॉमी किस तरह से फंक्शन करती है, इसके वीक पॉइंट्स क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, वो सब डिस्कस होंगे। वेस्टर्न यूरोप, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट आप लोगों को पता भी नहीं होगा, वेस्टर्न यूरोप बहुत बड़ी क्राइसिस में है अभी। उस क्राइसिस को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जर्मनी की अगर मैं आपको बात बताऊं, जर्मनी कभी भी ओपनली रशिया को क्रिटिसाइज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जर्मनी की 50% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है ना, वो रशिया से आती है। इसी तरह बहुत सारी कंट्रीज है वहां पर जिनको जो रशिया पे डिपेंड है, कि रशिया स्विच दबा देगी एनर्जी की वहां से बंद करने की, और यहाँ से ये लोग जो है क्राइसिस में पूरी तरह से चले जाएंगे। तो तभी जाकर वेस्टर्न यूरोप चाह के भी यूक्रेन की प्रॉपरली हेल्प नहीं कर पा रहे, सिवाय कुछ कंट्रीज के। और ब्रिटिशर जो है ना, इनको हुक्म देते रहते हैं, फलां करो, ये करो, ठीक है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस कर दी जाएगी। अफ्रीका के बारे में आपके साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अफ्रीका जिसको समझ आ जाएगा ना, मैं कसम खाकर कहता हूं, उसको ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर समझ आ जाएगा कि हाउ डज द करंट ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर वर्क्स। वन ऑफ द रिचेस्ट कॉन्टिनेंट, नॉट वन ऑफ द रिचेस्ट कॉन्टिनेंट, द रिचेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द प्लैनेट, द रिचेस्ट रिसोर्स, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट रिसोर्सेज, रिचेस्ट कंट्रीज रिसोर्स वाइज, बाकी चीजों के हिसाब से। लेकिन तब भी इतनी गुर्बत है, इतनी परेशानी है, इतनी मुसीबत है कि वी कैन नॉट इवन बिलीव कि एक कंट्री जिसका नाम कॉन्गो है, जो अफ्रीका के बीचों बीच में है, अगर उसको आजाद कर दिया जाए, अगर उसको अपने आप पे अपने पैरों पे खड़ा कर दिया जाए, तो वो दुनिया के तमाम इकोनॉमीज की धज्जियां उड़ा सकती है। ऐसे ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे ऐसे मिनरल्स, ऐसी अल्लाह ताला ने वहां पर जियोग्राफी उनकी रखी है। बट दे हैव बीन केप्ट लाइक स्लेव्स। उनके एक प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ठीक है, लुमुम्बू, उनको कत्ल कर दिया जाता है, बेल्जियन फोर्सेस और यूएस फोर्सेस आपस में असैसिनेट उनको कर देते हैं, कोशिश करते हैं, और बाद में बेल्जियम की फोर्सेस जीत जाते हैं। फिर मपूटो आते हैं वहां पर। ये मपूटो कौन है? एक वॉर मॉन्गरर है, एक मर्डरर है, एक रेपिस्ट है। उनको वहां पर यूएस और बेल्जियम जो है ना खड़ा कर देती, ताकि उनकी एमएनसीज वहां पर वर्क कर सके। उसके बाद होता क्या है कि अब उसका बेटा लुमुम्बू का, बहरहाल उन सारी चीजों को जब डिस्कस करेंगे, आपको समझ आएगा कि अल्लाह ताला ने ये जो कुदरत बनाई है ना, क्या एक्सक्यूज मी, जबरदस्त, किस तरह से हर जी। गाविद भैया, मैं एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे। जी जी। अफ्रीका रिचेस्ट ये है, कॉन्टिनेंट है, लेकिन वहाँ के लोग इतने पुअर क्यों हैं? या दैट्स रीजन, व्हाट आई एम सेइंग ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हाँ, मेरा एक मकसद है। रीजन कि दे आर वो बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी में। उसका भी रीजन है ना, टेक्नोलॉजी में जियोग्राफी उनको रोकती है ना, उनकी जियोग्राफी उस तरह से नहीं है जिस तरह से बाकी कंट्रीज की है, अगर वो वो उनको यूज करेंगे ना, रूट्स की वजह से। लाइक जो भी वहां जा रहा है, हाउ हाउ दे आर बिकमिंग रिच, वो हम्म। यूज कर रहे हैं उन वहां की रिसोर्सेज का। और जो वहां लोग रहते हैं ना, वो इस पे वर्क नहीं कर रहे हैं। गाइस, दिस अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट, इट इज वे डीपर देन दिस। आपको जब मैं वॉर्स बताऊंगा, हम्म। मसला क्या है, तब आपको समझ आएगा कि किस तरह से आइडियो सॉरी इकोनॉमिकली किस तरह से, इंफ्रास्ट्रक्चरली किस तरह से, डेमो पॉलिटिकली अफ्रीका को इस तरह से रखा गया। तब आपको समझ आएगा कि मसला क्या है, और किस तरह से अभी अफ्रीकन यूनियन जो बन रहा है वो आगे जाके क्या शेप ले सकता है। यू गाइस विल देन जी, अंडरस्टैंड कि क्या मसला है अफ्रीका के साथ। Nonetheless, जी, guys, thank you for this. Middle East remains one of the critical points for us in global geopolitics. आप सबको पता है, मुझे डिफाइन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपको पता है दारोमदार सारा का सारा इसी रीजन पे हमारा इवेंचुअली होने वाला है। मैं यहाँ पर आप लोगों में से किसी को बोलूँ ना, 10 मिनट मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है, खासकर 3 मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है, उनके बारे में बात आप कर सको, लिटरली बात कर सको, 3-4 मिनट से ज्यादा आप बोल नहीं सकते हो, और यही मुसीबत है हमारी। इसी के लिए मैं चाहता हूँ आप लोग तैयार हो जाए, आपको समझ आ जाए इंटेलेक्चुअली किस तरह से मामला चलते हैं। सब जज्बाती बातें करेंगे, जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, बच्चे मारे गए, ये मारा गया, वो मारा गया, आई अंडरस्टैंड दैट, हमारे भी दिल करते हैं। बट there is always a cause behind it, there is always a reason behind it, there's always a whole history, a geopolitical history behind it, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती है, किसी को पता नहीं। और गैर मुस्लिम मिडिल ईस्ट के बारे में ज्यादा बता पाते हैं। मिडिल ईस्ट के बारे में मुसलमानों ने उतनी किताबें नहीं लिखी है, 1/3 मुस्लिम्स ने, 1/3 किताबें मिडिल ईस्ट के बारे में उतनी नहीं है जितनी गैर मुस्लिम ने लिखी है। और किस तरह से लिखी है कि आज तक हम सीख रहे, अभी भी सीख रहे और सीखते चले आ रहे। ये लानत की बात नहीं है हम पे। सबसे क्रिटिकल जोन हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट जोन हमारा इस्लामिक हिस्ट्री में भी, करंटली भी, और
टके का इल्म नहीं, 1/3 ऑफ द किताबें हमने इसके बारे में जो करंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हमने लिखी ही नहीं है। इससे ज्यादा क्या लानत बरसे हम पे? ये हमने खुद अपने आप पे बरसाई है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इसको भी इंशाल्लाह काफी डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मिडिल ईस्ट पे जो लाइंस बनी थी, किसने बनाई, क्यों बनाई, उसको भी बता देंगे। इंडिया पाकिस्तान also remains one of the critical regions for us, जहां पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, न्यूक्लियर टेंशंस, साउथ एशियन जो सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी उस काफी ज्यादा इफेक्ट हुई है। अमेरिका और चाइना की पॉलिसीज यहाँ पर इंडो पाकिस्तान के रीजन के हिसाब से काफी ज्यादा बनती है, तो उसको भी इंशाल्लाह काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहां पर इनकी हिस्ट्री को भी थोड़ा बहुत टच किया जाएगा, इनकी जियोग्राफी को भी और करंट स्टेट को भी इंशाल्लाह रहमान। एक और है हमारा कोरिया और जापान, जो आइडेंटिटी क्लैश है, एक बहुत खूबसूरत किताब है द जापान साउथ कोरिया आइडेंटिटी क्लैश। उसको कभी पढ़ेगा आप, आपको समझ आएगा कितना बड़ा मसला है और हाउ जापान इज वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्यों जापान पे बॉम्ब गिराने के बाद भी उसको जो है ना हेल्प किया गया उसको। सोचे जरा, मेरा दुश्मन है, मैं उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दूं, फिर मैं उसको बोलूं चलो मैं तुम्हारी अब मदद करता हूँ, अब तुम रीग्रो हो जाओ, रिकंस्ट्रक्ट तुम्हें कर दूं। तो ये कोई आम सी बात तो नहीं है ना, ये कोई बेवकूफाना तो बात नहीं है ना कुछ पीछे इंटेंशंस होंगे ना, तब आपको समझ आएगा जापान की जो लोकेशन है किस तरह से वो चाइना के खिलाफ या नॉर्थ कोरिया के खिलाफ यूज की जा सकती है। नॉनदलेस लैटिन अमेरिका को हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर काफी ज्यादा रेयर मेटल जो है ना वो पाए जाते हैं। ऑलराइट, और उन मेटल्स के बेस पे किस तरह से आज पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, वहाँ की जो लिथियम की जो माइंस है अभी, या बाकी रेयर मेटल्स की जो माइंस है, वो किस तरह से चाइना कंट्रोल कर रहा है अभी, यूएस किस तरह से आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ऊपर जो कैनाल्स है छोटी मोटी, उस पर यूएस किस तरह से अभी अपनी प्रॉक्सी लगाना चाहते हैं। अर्जेंटीना में किस तरह से फार राइट वेस्ट के लोग कंट्रोल करना चाहते हैं और क्यों, तो वो सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। और लास्ट चीज जो आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस होगी इसी कोर्स में, अभी तक ये बता दे कोई अनम्यूट करके, कोई डाउट है किसी को? वजीहा, मिसबा? नो सर, नो सर, नो सर। ओके, जज़ाकिल्लाह। ऑलराइट। सो अगर कोई डाउट है तो साथ साथ में अनम्यूट कीजिएगा और पूछेगा। नॉनदलेस लीडरशिप थ्योरीज हमारा थर्ड पोर्शन होने वाला है, जहां पर मैंने पहले ही बताया आपको सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम फ्रेमवर्क लेंगे, जिसमें हम इंक्लूसिविटी, एथिकल कंडक्ट, मॉडल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल मैं समझता हूँ, इट वाज अ ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल। मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफॉर्मेटिव मॉडल किसको कहते हैं, और बाद में इंशाल्लाह आपको भी काम दिया जाएगा कि आप खुद भी इंशाल्लाह काम इस पे कर सको। ऑलराइट, नॉनदलेस जो मॉडर्न थ्योरीज है उसके साथ भी इनको थोड़ा बहुत लिंक करने की कोशिश करेंगे। एक मॉडल है जिसको हम बोलते हैं 5 प्रैक्टिसेस एग्जाम्पली मॉडल। इसको भी इंशाल्लाह जानने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हाउ डज दिस फिट, इसका मसला क्या है, किसने दिया था, क्यों दिया था, और किस तरह से किस स्पेस में ये काम आता है। इसी के साथ एक और मॉडल है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल। ऑलराइट, उस पर भी हम फोकस करेंगे, उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे, जहां पर इंडिविजुअल असल में जो कंसिडरेशन है उसको ली जाती है। खासकर इंडिविजुअल स्टिमुलेशन, इंडिविजुअल ग्रोथ, वहां पर उसको काफी ज्यादा डिस्कस किया जाता है इस वाले मॉडल को, तो उसको जानेंगे कि मसला क्या उसके साथ, हाउ डज इट फिट। एक और मॉडल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बे इंतहा इंपॉर्टेंट है, जहां पर सर्वेंट लीडरशिप मॉडल। आई बिलीव प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा में हमें काफी हद तक मिलता है हमें सर्वेंट लीडरशिप मॉडल। अब नॉट द वे जिस तरह वेस्ट इसको देखती है, बट जिस तरह से अब उनकी थ्योरी के बेस पे मैं इसको देख पा रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से एज द सर्वेंट ऑफ अल्लाह प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकेम द लीडर ऑफ मैसेस। सुनिएगा गौर से स्टेटमेंट, as the servant of Allah, Prophet sallallahu alaihi wasallam became the leader of the world, not the world but worlds. तो उस मॉडल को भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो दैट्स अबाउट दिस कोर्स, द आउटलाइन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। बहुत रिगरस होने वाला है, बहुत इसमें जो है ना वो काम करने वाले, बहुत हार्ड हिटिंग होने वाला है, थकाने वाला भी होने वाला है। असेसमेंट्स की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ा दी जाएगी, आपको काफी ज्यादा काम करवाया जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपकी इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन यहाँ पर नहीं करनी है, आप अपने बिहेवियर को भी चेंज करने चाहिए, आप अपनी पर्सनैलिटी को भी चेंज करने चाहिए, आप अपने मामलात को भी चेंज करने चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी इंटीग्रिटी की लेवल्स, आपका भरोसा खुद पे, फिर इसके बाद इस रिसर्च के बाद, और आपका कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ आज से लेकर आज जो अभी है उससे लेकर 10 गुना 100 गुना ज्यादा इंशाल्लाह होना चाहिए। बट इट ओनली डिपेंड्स अपॉन कि हम आपस में किस तरह से वर्क करते हैं, आपकी कॉपरेशन और हमारी कोशिश। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि लीडर्स को कल्टीवेट करना है इस कोर्स के थ्रू, जो कि दुनिया के मामला हो, चाहे किसी मुस्लिम के हो, किसी गैर मुस्लिम के हो, किसी बच्चे के हो, किसी बूढ़े के हो, मर्द के हो, औरत के हो, आप उसको सॉल्व कर सको। साथ साथ में इन्फ्लुएंस आप सीख सको, किस तरह से इन्फ्लुएंस डेवलप भी की जा सकती है, और किस तरह से किसी इन्फ्लुएंस को बर्बाद भी किया जा सकता है, नॉट इन नेगेटिव वे बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। और
जो एथिकल और ट्रांसफॉर्मेटिव ये पॉइंट्स होते हैं, या जो जिनको हम प्रिंसिपल्स कहते हैं, वो आप किस तरह से अपने आप में ला सकते हो। जहां पर मैंने जब मे बी इट वाज अरसलान, जब मैंने अरसलान को बोला था कि अरसलान मुझे बता दे आप कि सुलह हुदैबिया में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों अपना नाम वहां पर हटाया, जबकि उनके पास उस वक्त ताकत थी कि वो मक्का में जा सकते थे। उमर बिन खत्ताब ने इसीलिए तो कन्फ्रंट किया था कि हम आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब हम तो यहाँ पर पहुंच चुके, आपने वादा किया था हम ये करेंगे, उम्रा करेंगे, तो अभी क्यों हो रहा है ये सारी चीजें। तो मैं आपको तब बताऊंगा कि हाउ इम्पोर्टेंट दैट स्टेप वाज, किस तरह से सहाबा की ट्रेनिंग हो रही थी। और जो स्टार्ट में अभी मक्का के दौर में जिसने बात की थी कि मक्का के दौर में इजाजत नहीं थी कि आप रिवील कर सको, या फिर आप अपोज कर सको, या फिर आप सॉर्ट ऑफ आप इंसर्जेंसी दिखा सको, या आप वायलेशन कर सको उन रूल्स और कंडक्ट का जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। आपको तब मैं बताऊंगा वो किस तरह से सेल्फ डिसिप्लिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें इंटीग्रेट कर रहे थे। ये सिर्फ डर के बेस पे नहीं था, इट वॉज वेरी स्ट्रेटेजिक एंड एट द सेम टाइम इट वॉज वेरी स्पिरिचुअल। और जब मैंने टॉक अबाउट स्पिरिचुअल, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिट एंड नॉट सोल। सोल का अलग मामला है, वो कभी और इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो दैट्स इट अबाउट द कोर्स। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग सर टू ऑफर। एंड जी जी, सर ये जी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है या रहने दें? मैं शेयर कर दूंगा, आप टेंशन ना लें। ओके रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी और आउटलाइन भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह रहमान, सो डोंट वरी। ऑलराइट, अब अगर लास्ट में किसी को डाउट है, कुछ पूछना है या कुछ आप जानना चाहते हो, तो लेट मी नो, देन विल एंड द सेशन। जी बोले। वन क्वेश्चन सर, जो जी आपने जी कहा बोले। कि मोमिन के 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, लिंग्विस्टिक्स और मेडिसिन। सर आपने कहा कि मोमिन के 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, हम्म। लिंग्विस्टिक्स और मेडिसिन। आपकी वॉइस कट रही है सर, सर तो आपकी वॉइस बिल्कुल कट रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है व्हाट डू यू वांट टू से। आप फिर से अनम्यूट कर सकते हैं। इसका कोई रेफरेंस किसका कोई रेफरेंस? आवाज आ रही है सर? जी जी वकार, आवाज आ रही है, बोले जरा। सर आपने जैसे कहा था कि मोमिन के 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जी जी, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स और मेडिसिन। सर इसका रेफरेंस है कोई? आप एक काम करेंगे, आप इसको सर्च करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे, ठीक है वकार? जी सर। हम्म। इंशाल्लाह। यहाँ पर ये एक चीज याद रखेगा कि उस्ताद वो नहीं होते जो आपको सब कुछ प्याले में दे दे। उस्ताद वो होते जो आपको इंडिपेंडेंट बनाना सिखाए। अगर मैं आपको हर चीज की रेफरेंस दे दूँ ना, फिर आप लोग खुद काम नहीं कर पाएंगे। वो जो दिमाग में दरार पैदा होती है ना, वो बहुत जरूरी है ताकि आप खुद काम कर सके। जी सर, तो ओके सर। वकार का काम ये है कि वकार रेफरेंस ढूंढ के ग्रुप में शेयर कर देंगे। ऑलराइट जी, कोई और? जी। सर सॉरी वन मोर क्वेश्चन। क्या आप हम्म। कुछ ऐसी बुक सजेस्ट कर सकते हैं कि हम एज अ स्टूडेंट कोर्स के दौरान साथ साथ वही पढ़ते रहें ताकि बिल्कुल ज्यादा अच्छी तरह बिल्कुल, हमें। कर दी जाएगी, कर दी जाएगी। आपके ओके साथ पीडीएफ शेयर कर दिए जाएंगे, आपके साथ पेपर शेयर कर दिए जाएंगे, बुक्स भी जो चैप्टर्स पढ़ने वो शेयर कर दिए जाएंगे। ओके थैंक यू। जी, कोई और? Okay, I guess if you guys have no questions, we should end this session. इस वीक के लिए कोई असाइनमेंट है कुछ जी जी, करने के बोला लिए? तो है मैंने, हर वीक पे असाइनमेंट आपको मिल जाएगा और उसकी इंटेंसिटी, इस कोर्स में तो काफी रिगरस असाइनमेंट्स होने वाले हैं। आप लोगों को मैं बता के रख अभी दूं, आपको काफी नेक्स्ट टाइम वीक देना तक पड़ेगा कुछ? इस कोर्स को। सर नेक्स्ट वीक तक नहीं होगी मतलब? अभी तो अब क्लास जो स्टार्ट भी नेक्स्ट नहीं हुई वीक। है मिसबा, अभी क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई ओके है या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और सलाम, सर ये टाइमिंग याद रख ले, भूल गया था मैं आपको बोलना, महफिल में एक ही बार सलाम होती है, बार बार ना किया करो। जी। जी सर, मुझे ना थोड़ा सा टाइमिंग का करना था कि टाइमिंग थोड़ी सी आगे हो जाती तो टेंशन ना ले आप, अभी उसी के बारे में, टाइमिंग और डे के बारे में आपसे बात होगी। जी, कोई सवाल है तो पूछे। हाँ सर, 1 ईयर का ड्यूरेशन आपको लगता है इसके लिए इनफ है? तभी तो मैंने बोला ये बहुत रिगरस होने वाला है, आपकी मेहनत बहुत ज्यादा इसमें लगने वाली है, तब जाकर ये इनफ होने वाला है। टेंशन ना ले, समझाना मेरा काम है, A to Z क्लियर करना कंसेप्ट्स मेरा काम है।
टास्क देना मेरा काम है, आप बस सिंसियरली और थोड़ा अक्ल लड़ा के उनको काम उस पे काम करेंगे तो रिजल्ट्स इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। We're going to have almost 68 sessions in a year for this. 68 sessions, so it's more than enough. इसको डिवाइड कर दिया तभी इसको डिजाइन किया गया। जी, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। मेरा एक सवाल था रिलेटेड टू फॉर एग्जांपल जब हम ये कोर्स वगैरह कंप्लीट करेंगे इसके दरमियान हमारा कोई सेशन होगा जैसे प्रैक्टिस सेशंस या जिसमें हम प्रॉपरली एक मेंटरशिप रिलेटेड सीखें कि दूसरों को हम कैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन करें या खुद की लैंग्वेज में कैसे क्लियरिटी लाएं। ये सारा मेंटोरशिप का ही है। मैंने आपको हदीस बोली, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन के 3 सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया है, ऑलराइट। जी उन्हीं जी 3 सब्जेक्ट्स को हमने 3 में से 2 सब्जेक्ट्स को हमने इंटीग्रेट यहाँ पर करवाया है ताकि आपको जो मैंने एग्जांपल्स दी अबू बकर की, अलकाका इब्न तमीमी की, आपको उस वाले स्टैंडर्ड पे हम लाने की कोशिश करें। जब आप पहले इंशाल्लाह। खुद सीखेंगे तभी जाकर आप दूसरों को सिखा सकते हैं। याद रखिएगा कि जैसे महद ने बहुत खूबसूरत पॉइंट बोला था आप सबको, ही इज 16 ईयर ओल्ड, उसने बताया था इफ योर नॉलेज इज नॉट टेस्टेड, वो नॉलेज नहीं मानी जाती है। तो जब तक आप खुद पे वो प्रैक्टिस ना कर सके ना, दूसरों को आप वो सिखाए नहीं, वो इट्स एन इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, ऑलराइट। जी इंशाल्लाह। और दिस जेनरिक स्टेटमेंट जो मैं कह रहा हूँ, कभी कभी ऐसी चीजें होती है जो सही होती है लेकिन दूसरों को सिखानी पड़ती है, भले ही आपने वो प्रैक्टिस नहीं की होती है। वो मैं बता दूंगा इंशाल्लाह, कभी उस पर डिटेल में सेशन ले लिया जाएगा कहाँ पर दीन अलाउ करता है उन सारी चीज़ों को। तो पर्सनैलिटी पे तो भर भर के इस पे वर्क होने वाला है। याद रखिएगा, पर्सनैलिटी कोई हमारे यहाँ बहुत मुसीबत पड़ी है ना, ये मोटिवेशन स्पीकर जब से आए हैं ना, जिस बताऊंगा मैं इंशाल्लाह इमोशनल इंटेलिजेंस की क्लास में, जिस एक सॉर्ट ऑफ एक होल है इंसान की बॉडी में जिसको एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। तो जब से आए हैं ना, हमने पर्सनैलिटी को बस यही समझा, खुद को मोटिवेट करना, मजे लेना, खुद को देना, खुद को एलिवेट करना, खुद को ऊपर लेके जाना, यू नो सूखे हुए दरिया में पानी बहाना, रेगिस्तान में बारिश करवाना, बस ऐसी बातें हमें लगती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के पी के भी करीब नहीं है। Personality development is a very different thing, और सीरा is very evident about that. You should know that. जी, any other questions? मेरा एक क्वेश्चन है कि क्योंकि आपने कहा कि ये बहुत रिग्रेस होने वाला है, राइट? या तो मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम एक ऐसी पेस पे चले जाए कि हमें कुछ समझ भी नहीं आए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी, और मोस्टली उनका या तो वीकेंड ऑफ रहता है या तो वीक ऑफ रहता है। तो उस हिसाब से मतलब ऐसा तो नहीं होगा मैंने कि आपको पहले ही कहा कि एक एक चीज को क्लियर करना, समझाना, डिटेल में आपको बताना, वो मेरा काम है। आपका काम बस सिंपल सा है कि 1 हफ्ते में जो आपको असेसमेंट दिया जाएगा उसको आप पूरा करने की कोशिश करें बस। उसके बावजूद भी अगर आपको डाउट्स रहते हैं, डाउट सेशन अलग से आपके साथ लिया जाएगा, परेशानी ना ले उस चीज़ की। और ये याद रखेगा, मीठी मीठी बातों से, मीठे मीठे कामों से जिंदगी चेंज नहीं होती है। यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स। और जिस तरह के लॉक्स लगे पड़े हैं ना हमारी बायोलॉजी के अभी, साइकोलॉजी के अभी, उनको तोड़ने के लिए पेन से गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके बगैर जिंदगी चेंज नहीं होने वाली है। हजरत अली का कॉल है, रातों की नींद जो कुर्बान नहीं करेगा वो कोई बड़ा काम दुनिया में नहीं कर सकता है। ये हजरत अली का कॉल है, सर्च कीजिएगा आपको पता चलेगा। रातों की नींद जिसने कुर्बान नहीं की वो कोई भी बड़ा काम दुनिया में नहीं कर सकता है। एंड हम दुनिया के लिए तो नहीं आए ना यहाँ पर, हम तो आखिरत के लिए आए असल में। तो अंडरस्टैंड दैट थिंग कि बड़ा गौर फिक्र से इसको किया गया है। विल ट्राई टू कीप इट फीजिबल, बट एट द सेम टाइम इसकी इंटेंसिटी को आपको महसूस करवाना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू चेंज। इज दैट क्लियर? हाँ जी, या क्लियर। Okay, so I think this is it about today's session. I took your 1.5 hour, और मैंने पहले ही बोल दिया कि यूजुअली सेशंस 1 घंटे के ही होने वाले। कहीं कहीं पर अगर स्ट्रेच हो जाए आधा घंटा 1 घंटा ज़्यादा, डिपेंडिंग अपॉन जिस तरह की क्वेश्चंस आप पूछते हो, तो वो उस वक्त हम देख लेंगे। नॉनदलेस अब टाइमिंग और डे के बारे में बात करते हैं। आपके पास सैटरडे और संडे का दिन है। आप जिस जिस भी ग्रुप में हो ना, अभी आपका पहला टास्क है, जो कह रहे थे ना असेसमेंट, पहला असेसमेंट आपका ये है कि आज
आप इमोशनल इंटेलिजेंस को थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, एम्पैथी को प्रैक्टिस करेंगे, इनिशिएटिवनेस को प्रैक्टिस करेंगे। आप फ्राइडे रात तक हमें टाइम बताएंगे आपस में मिल के, सबकी फिजिबिलिटीज देख के, कि सैटरडे और संडे में कौन सा ऐसा वक्त है जो आपके लिए फीजिबल है, सिवाय संडे के 8 से 9 बजे के दरमियान, क्योंकि उस वक्त एक और ग्रुप की क्लास होने वाली है। सो ये आपका पहला टास्क है, अपने ग्रुप में इनिशिएटिव्स ले, एम्पैथी शो करे, ठीक है, और डिसाइड करे आपस में सबकी फीजिबिलिटी के हिसाब से एक टाइम स्लॉट हमें बता दे फ्राइडे एंड तक। अगर आप नहीं बता पाते हो तो हम अपनी तरफ से डिजाइन करेंगे, फिर यू विल हैव टू कंप्लाई विद दैट, यू विल हैव नो अदर चॉइस। सो आई एम पुटिंग द बॉल इन योर कोर्ट। तो खेले इसके साथ, कम टू अ डिसीजन, और फ्राइडे शाम तक हमें डिटेल्स बता दीजिएगा, और फिर इंशाल्लाह इसी हफ्ते आपके साथ इंशाल्लाह क्लास होने वाली है पहली, और वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इमोशनल इंटेलिजेंस। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Clear. ऑलराइट, परफेक्ट देन। सर जी गाबित सर, मतलब इसका मतलब है कि हमें बस ये थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे या संडे को हमें क्लास होगी, यानी जो आने वाली सैटरडे संडे है ना? जी जी, हफ्ते में एक क्लास सैटरडे या संडे को, बस मतलब आपको टाइमिंग डिसाइड करनी मैं है। ये कह रहा हूँ कि इसी वीक होगी या अगले वीक? इसी वीक पहली क्लास। ठीक है, तो 2 दिन है हमारे पास टाइमिंग सेट करने के लिए ना, थर्सडे जी जी, एंड फ्राइडे। या ठीक है, ठीक। थर्सडे एंड फ्राइडे आप टाइम डिसाइड करें, मैनेजमेंट को वहां पर आप कन्वे कर दीजिएगा, और अगर आपकी तरफ से टाइमिंग डिसाइड नहीं हो पाती है प्रॉपरली सबको नजर में देखे, तो वी आर गोइंग टू डिसाइड द टाइमिंग इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। वेरी स्मॉल टास्क बट वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि पूरा का पूरा कोर्स इस पे आपका डिपेंडेंट है। और ये ऑलराइट चेंज भी हो देन। सकता है वीक टू वीक, लाइक अगर इस वीक सैटरडे हुआ तो नेक्स्ट वीक इट कुड बी संडे, ऐसा भी हो नो सकता नो है? नो नो, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके, अगर मुस्लिम्स, मतलब कमिटमेंट मुसलमान की शान है। ऑलराइट, एक बार कमिटमेंट मुसलमान ने दे दी फिर वो पीछे नहीं हटता, यू शुड नो दैट। तो वी हैव टू डिसाइड द टाइम एज वेल एज द डे। बिल्कुल, सैटरडे और संडे 2 दिन में से आप एक दिन डिसाइड कर सकते हो, ओके ओके। या फिर अगर इफ यू गाइस फील फीजिबल तो फ्राइडे नाइट भी आप डिसाइड कर सकते हो, फ्राइडे रात को भी क्लास आपके साथ हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन यू पोस्ट इशा। ओके देन गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह आपके पहले क्लास में। लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, एंड एट द सेम टाइम आई प्रे कि अल्लाह ताला इसमें खैर डाले, अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे, अल्लाह ताला हमारे जहनों पे, हमारे दिलों पे, कानों पे और आंखों पे जो पर्दे लगे पड़े हैं ना, उनको हटा दे, और हमसे वैसे काम ले कि जिस तरह से सहाबा से लिए थे, और अपने उन दोस्तों से लिए हैं जिन्हें उनकी अल्लाह ताला की राह में सब कुछ कुर्बान कर दिया, और जिनसे अल्लाह राजी हो गए और वो अल्लाह से राजी थे। आमीन। सो दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।